हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है कि हाल ही में किसे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाईकोर्ट जो है वो क्या है, ज्वाइंट हाईकोर्ट है, संयुक्त उच्च न्यायालय है उनका। देखिएगा, भारत के अंदर जो है उच्च न्यायालय की संख्या 25 के आसपास है, लेकिन राज्यों की बात करें तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसका मतलब क्या है कि हर राज्य में हाईकोर्ट नहीं है। तो कुछ राज्यों का जो है एक दो राज्यों का भी एक हाईकोर्ट है, या किसी केंद्र शासित प्रदेश को जो है किसी एक हाईकोर्ट के अंडर में लगा रखा है। जैसे कि अगर बात करें कोलकाता हाईकोर्ट के नीचे अंडमान निकोबार आ जाता है। तो उस प्रकार से जो है ज्वाइंट हाईकोर्ट्स है कई राज्यों का। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 25 हाईकोर्ट के आसपास है अभी भारत के अंदर टोटल। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो संयुक्त हाईकोर्ट है उसका न्यायाधीश जो है वो किसे नियुक्त किया गया अभी वो पूछ रहा है। ठीक है, चीफ जस्टिस उसका किसे नियुक्त किया गया है, ये क्वेश्चन आपके सामने। तो उसका चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है जावेद इकबाल वानी को। जावेद इकबाल वानी जो है इनको नियुक्त किया गया अभी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, आपको पता होगा कि 5 अगस्त 2019 को भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो अधिनियम है या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट जो है वो लेकर आए थे। 5 अगस्त 2019 को बिल पेश किया था। बिल जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो है उसको पेश किया गया और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था और बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और आपको पता होगा इसके लिए क्या हुआ था, यहां से आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है इसको समाप्त किया गया था। इन दोनों को जो है समाप्त किया गया था। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है इनको समाप्त किया गया था। आर्टिकल 370 की बात करें तो ये 1949 में जोड़ा गया था संविधान के अंदर, 1949 से ये लागू था। और अगर आर्टिकल 35A की बात करें तो इसे मई 1904 जो है मई 1954 के अंदर जोड़ा गया था। ये जो आर्टिकल 35A जो है ये किसके बारे में बात करता है, ये जम्मू कश्मीर की स्थायी जो नागरिकता है या वहाँ के स्थायी जो नागरिक है उनके संबंध से उनसे संबंधित है आपका आर्टिकल 35A। जो स्थायी नागरिकता है या स्थायी नागरिक है जम्मू कश्मीर के, उनसे संबंधित था आर्टिकल 35A। वहाँ पर पहले दोहरी नागरिकता थी अपने आप में, बाकी पूरे भारत के अंदर एकल नागरिकता थी, लेकिन वर्तमान में अब पूरे भारत के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये भी साथ में ध्यान रखना है। अब बात आ रही है जम्मू एंड कश्मीर की, तो देखना आप ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और एक दूसरा जो है आपका लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है इसको किस देश के साथ बॉर्डर लगता है, ये क्वेश्चन अपने आप में आने वाले टाइम में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर जो है कौन से देश के साथ है, तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का बॉर्डर लग रहा है। जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है अभी, उसका बॉर्डर किसके साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ। इसके अलावा राज्यों के साथ कौन कौन से के साथ लगता है, तो राज्यों के साथ एक तो हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है और पंजाब के साथ लगता है। देश पूछे तो पाकिस्तान के साथ। ठीक है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एक ही देश के साथ लगता है, पाकिस्तान के साथ। राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ राज्यों के साथ लगता है। इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का जो बॉर्डर है वो किस किस के साथ लगता है, अगर देश की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। इसके अलावा चीन के साथ बॉर्डर लगता है। ठीक है, और अगर राज्यों की बात करें तो किसके साथ लगता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर लगता है आपका लद्दाख का। समझ रहे इस चीज को। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से। अफगानिस्तान के साथ जो है भारत का 106 किलोमीटर लंबा बॉर्डर लगता है, जो कि अभी वर्तमान में केवल लद्दाख एक ही राज्य के साथ लगता है। ये आपको अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें, देखिएगा जम्मू कश्मीर जो है इसके राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो है पहले केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहले राज्यपाल थे GC मुर्मू। कौन थे, GC मुर्मू। लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल अगर पूछ ले तो कौन है, मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा जो है वो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। इसके अलावा लद्दाख की बात करें तो लद्दाख के राज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल लद्दाख के कौन है, अभी लद्दाख के उपराज्यपाल है RK माथुर। RK माथुर जी जो है वो लद्दाख के उपराज्यपाल है। तो ये आपको ध्यान रखना है
कि किसका कौन है। क्लियर है? तो ये थोड़ा बहुत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए। और वर्तमान में मैं बार बार बता रहा हूँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के अंदर। दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली जो है वो दोनों मर्ज होकर एक सिंगल बन गया है, दमन एंड दीव तथा दादर एंड नगर हवेली। ये बात भी आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो इसी के साथ जो है इसका आंसर आपको बता दिया मैंने क्या होगा। जावेद इकबाल वानी जो है वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए। अभी ध्यान रखना है, संयुक्त है दोनों की, श्रीनगर में सीटिंग है। ठीक है, हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? श्रीनगर में है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो कौन से राज्य का जो है राज्यगान बना है वंदे उत्कल जननी? आपके सामने ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा और असम। बताइएगा किसका बना है अभी? तो ये बना है उड़ीसा का। ठीक है, उड़ीसा का जो है वंदे उत्कल जननी, ध्यान रखना है उड़ीसा का। उड़ीसा का एंशियंट नेम बात करें तो कलिंगा, आपने सुना होगा। कलिंगा का संबंध जो है वो आपका एक राजा के साथ भी है जिन्होंने अपना आखिरी युद्ध लड़ा था। मैं बार बार बता रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में लिखना भी है। ठीक है, तो कलिंगा का उसका अंतिम युद्ध था, उसके बाद जो है उसने युद्ध करने छोड़ दिए थे, तो ये भी आपको बताना है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर बात करें तो उड़ीसा ने ये राष्ट्र अपना राज्य गान जो है वो अभी बनाया है एक तरह से। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के सीएम है। और इसके अलावा उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो गणेशी लाल जो है, गणेशी लाल उड़ीसा के राज्यपाल है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा के अंदर विधानसभा सीटें, तो उड़ीसा के अंदर विधानसभा सीटें कितनी है? 147। ठीक है, उड़ीसा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीटें हैं? तो 147 है। इसके अलावा लोकसभा की सीटें जो है उड़ीसा से कितनी है? 21। और राज्यसभा की पूछे तो है 10। ठीक है, राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 21 और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको अगर हम लोग विधानसभा कहें तो उसके अंदर 147 सीट्स है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा से और बात करें हम लोग तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, ये आपको पता ही है। उड़ीसा का कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर कटक, कटक का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कटक जो है उड़ीसा के अंदर है और कटक क्या है? भारत का चावल अनुसंधान केंद्र है। इंडिया का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारत का चावल अनुसंधान केंद्र भारत का कहाँ पर है? कटक उड़ीसा के अंदर है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये आपको पता होना चाहिए। मनीला फिलीपींस के अंदर जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें उड़ीसा के अंदर तो उड़ीसा के अंदर चिल्का लेक, चिल्का लेक जो है उड़ीसा के अंदर है। चिल्का लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि चिल्का लेक जो है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है भारत की चिल्का लेक, वो कहां पर, कौन से राज्य में है? उड़ीसा में है। और ये जो है रामसार साइट है, रामसार साइट है, वेटलैंड जो है चिल्का लेक। तो रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, रामसार कन्वेंशन जो है 1971 में हुआ था, जो कि किससे संबंधित है? जो आर्द्र भूमि होती है, वेटलैंड्स होती है, उसको उन्होंने रिजर्व कर रखा है। उनको कंजर्व करने के लिए वो पूरे विश्व भर की जो वेटलैंड्स है, जो इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है, उनको रिजर्व करता अपने आप में। रामसार कन्वेंशन हुआ था 1971 के अंदर। ईरान की सिटी है एक रामसार, वहां पर। तो तब से जो है रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है कई आर्द्र भूमियों को या कई जो आपकी वेटलैंड्स है उनको इस साइड इसके अंदर शामिल किया जाता है, जिसमें चिल्का लेक भी शामिल है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि रामसार कन्वेंशन कब हुआ था, किससे संबंधित है? रामसार कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 में। रामसार कहाँ पर है? ईरान के अंदर है। इसके अलावा किससे संबंधित है? वेटलैंड या आर्द्र भूमि से संबंधित है रामसार कन्वेंशन का। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसार साइट्स है? तो रामसार साइट्स कितनी है भारत में टोटल? तो 37 है। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि पहले होती थी 26, फिर एक जोड़ी गई और फिर बाद में 10 और जोड़ दी गई है। तो अभी वर्तमान के अंदर रामसार साइट्स को अगर जोड़े हम लोग तो 37 जो है भारत के अंदर टोटल रामसार साइट है वर्तमान में, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर महानदी, महानदी जो है उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसके अलावा वहां पर आपका हीराकुंड, हीराकुंड डैम जो है वेरी फेमस, हीराकुंड डैम
एशिया का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा के अंदर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हीराकुंड बांध जो है कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कौन से राज्य में है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ी बहुत बातें जो है उड़ीसा के बारे में पता होने चाहिए, फैक्ट्स जो है उड़ीसा के बारे में। ठीक है, तो अभी क्या क्वेश्चन क्या था आपका? आपका क्वेश्चन था वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बना है? तो उड़ीसा का बना है। क्लियर हो गया? उड़ीसा के बारे में कुछ एक चीज़ें और भी हम लोगों ने कर ली है। इसके अलावा पुरी जो है जगन्नाथ टेम्पल उड़ीसा के अंदर पुरी में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें उड़ीसा के बारे में है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो देखिएगा, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाई गई है? उत्तराखंड की वैसे कैपिटल क्या है आपको वही भी पता होना चाहिए। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। देहरादून जो है उत्तराखंड की कैपिटल है, और उत्तराखंड की कैपिटल जो देहरादून है वहाँ पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो भी है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है आपकी बनाता है, तैयार करता है, तो वो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून में है, वो उसकी राजधानी है। लेकिन अभी जो है ग्रीष्मकालीन कैपिटल किसे बनाया गया है, ये बात पूछ रहा है, तो ये बनाया गया है गैरसैंण को। गैरसैंण जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर उत्तराखंड के अंदर है, गैरसैंण उसको बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर और बात करें इसके बारे में, तो उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के अंदर अभी जो है पीएम कौन है, वहाँ पर सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो आपके राज्य के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा राज्यपाल की बात करें तो बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य, ठीक है, बेबी रानी मौर्य जो है वो राज्यपाल है वहाँ पर। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो है वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के अंदर बात करें हम लोग विधानसभा सीट्स और लोकसभा और राज्यसभा सीट की, तो उत्तराखंड के अंदर विधानसभा सीट्स है उनकी 71 विधानसभा सीट्स है। इसके अलावा आपकी लोकसभा सीट्स जो है वहाँ पर 5 है, और राज्यसभा सीट्स जो है वो उत्तराखंड की 3 है। ये भी आपको साथ में फैक्ट्स में ध्यान रखना है कि लोकसभा सीट्स जो है 5 है और राज्यसभा सीट्स जो है वो 3 है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। चीफ मिनिस्टर और राज्यपाल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड के अंदर और बात करें तो उत्तराखंड की हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट स्थित है नैनीताल में। नैनीताल जो है वहाँ पर स्थित है उत्तराखंड की हाईकोर्ट, नैनीताल। और ग्रीष्मकाल राजधानी गैरसैंण को बनाया है। ठीक है, वैसे राजधानी है देहरादून। ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर उत्तराखंड के अंदर बात करें तो उत्तराखंड से जो है आपकी यमुना और गंगा, 2 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है। यमुना एंड गंगा दोनों नदियां जो है महत्वपूर्ण, वो कहाँ से निकलती है? वो आपकी निकलती है उत्तराखंड से। यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो यमुना और गंगा 2 इंपॉर्टेंट नदियां निकलती है। इसके अलावा आपकी टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी डैम जो है, टिहरी बांध भी कौन सी नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। उत्तराखंड के अंदर ही टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी नदी पर है टिहरी बांध? भागीरथी। और राज्य पूछे तो उत्तराखंड के अंदर है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। ठीक है, तो ये आपको उत्तराखंड के बारे में चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। इसका आंसर आपको पता लग गया अभी क्या है? गैरसैंण जो है वो ग्रीष्मकालीन राजधानी। आगे आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर गैरसैंण। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका ठंडा एरिया है गैरसैंण, इसलिए बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? कौन सा पोर्टल है? राज कौशल पोर्टल। इसका प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में शुभारंभ किया है? तो ये क्या है राज कौशल पोर्टल? तो इसमें देखिएगा जो श्रमिक है, जो लेबर है उसके लिए, ताकि उसको काम दिया जा सके और उसकी जो उद्योग चलाने वाले लोग हैं उनसे इंटरेक्शन हो सके, उसके लिए राज कौशल पोर्टल जो है बनाया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। राजस्थान गवर्नमेंट ने इसका शुभारंभ किया है, तो ध्यान रखना है किसका द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अशोक गहलोत जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री है। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पूछे तो कौन है? कालराज मिश्र जो है वो राज्यपाल है राजस्थान के, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान के अंदर थार डेजर्ट जो है वो कौन से राज्य में है? तो राजस्थान के अंदर है
क्या राजस्थान में ही पूरा भारत के अंदर ये थार मरुस्थल? बिल्कुल नहीं, पाकिस्तान में भी है थार मरुस्थल, ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत, जो भारत का पुराना जो है, सबसे पुराना पर्वतमाला है भारत की अरावली पर्वतमाला, या अरावली श्रेणी जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वो अरावली है। वो कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर ज़्यादातर भाग है। वैसे अरावली जो है दिल्ली से शुरू होती है, ऊपर नॉर्थ में दिल्ली से शुरू होकर दक्षिण में कहाँ तक जाती है? दक्षिण में गुजरात तक जाती है। लेकिन ज़्यादातर अरावली का भाग कहाँ पर है? ज़्यादातर अरावली का भाग है आपका राजस्थान के अंदर, और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी राजस्थान में। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी अरावली की? तो सबसे ऊंची चोटी है अरावली की गुरु शिखर। हाईएस्ट पीक जो है वो अरावली की है गुरु शिखर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अरावली के पास बात करें तो माउंट आबू हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन राजस्थान में अपने आप में होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान सूखा एरिया माना जाता है, लेकिन वहां पर भी हिल स्टेशन है, ठंडा एरिया है वहां पर भी। ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है। क्यों है? क्योंकि अरावली के कारण वहां पर हाइट है, ठीक है ना। तो अरावली के जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर के बिल्कुल पास में ही माउंट आबू है। वहाँ पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बना हुआ है, जिसके कारण दिलवाड़ा आपके जैन पिलग्रिम जो है वो सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं उस क्षेत्र को। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि माउंट आबू पर कौन से धर्म के लोग ज़्यादा जाते हैं, तो कौन से धर्म के हैं? जैन धर्म के, क्योंकि दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी वहीं पर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग अरावली के बाद, तो राजस्थान के अंदर जो है कुछ एक झीलें, कुछ एक लेक्स जो है इंपॉर्टेंट, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बार बार बताता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सांबर झील, ठीक है, ध्यान रखना है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील है, ठीक है, जयपुर के पास। और इसके अलावा अगर बात करें तो उदयपुर को जो है सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है, उदयपुर को जो है वो झीलों का शहर कहा जाता है राजस्थान में, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा जो है राजस्थान में और क्या चीज़ें पता होनी चाहिए आपको? तो राजस्थान में विधानसभा सीट्स के अगर बारे में बात करूं मैं, तो राजस्थान में विधानसभा की टोटल 200 सीट्स है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा की जो है राजस्थान में 25 सीट्स है, और राज्यसभा की जो है वो 10 सीटें हैं, ठीक है। राजस्थान में विधानसभा सीट्स जो टोटल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स है वो 200 है। इसके अलावा जो लोकसभा सीट्स है वो 25 है, और राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं राजस्थान में, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? तो ये अरावली वगैरह थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान रखनी है, धीरे धीरे करके हम लोग चीज़ें बढ़ाते जाएंगे ताकि आपको याद रखने में इजी हो जाए, बार बार रिपीट होती है कोई चीज़ तो विधानसभा 200, लोकसभा 25, राज्यसभा 10। इसके अलावा सिटी ऑफ लेक्स किसको है? उदयपुर को। सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की सांबर झील। इसके अलावा अरावली पर्वतमाला जो है उसका सबसे ज़्यादा भाग राजस्थान में है, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट आबू जो है वहाँ पर हिल स्टेशन है। ज़्यादातर हिल स्टेशन जो है आपके हिमालयन क्षेत्र के अंदर है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाला एरिया जो है, लेकिन यहाँ पर माउंट आबू जो है वो राजस्थान के अंदर है, ये आपको इसलिए ध्यान रखने की बात है। इसके अलावा अगर बात करें तो थार डेजर्ट जो है वहाँ पर थार मरुस्थल, और सीएम अशोक गहलोत, आपके अशोक गहलोत जी है, और राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्रा जी जो है वो राज्यपाल है वहाँ पर। और पोर्टल कौन सा? राज कौशल पोर्टल उन्होंने शुरू किया है। क्लियर है ये चीज़? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर बनेगा? कौन से राज्य में जो है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा बनेगा, ये बात पूछ रहा है ये। तो देखिएगा, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो बनने जा रहा है, उससे पहले तो था गोरखपुर स्टेशन जो है 1366 मीटर लंबाई के साथ, 1366 मीटर लंबाई जो थी गोरखपुर स्टेशन की, सबसे लंबा स्टेशन माना जाता था। लेकिन अब जो है इससे भी लंबा हो गया है हुबली स्टेशन। कौन सा है? हुबली स्टेशन जो है कर्नाटका का, वो सबसे लंबा स्टेशन हो गया अभी हुबली स्टेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1400 मीटर लंबाई वाला। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अभी वर्तमान में कौन सबसे लंबा हो गया है, तो ये हो गया आपका हुबली स्टेशन। कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक की बात आई है तो कर्नाटक की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर जो है कर्नाटक की कैपिटल है। इसके अलावा बेंगलोर को क्या कहा जाता है? बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कर्नाटक को? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर जो है आईसीटी से संबंधित इंडस्ट्री सेटअप है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है। और अमेरिका के अंदर सिलिकॉन वैली जो है वो इसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आईसीटी कंपनीज अमेरिका की वहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है। तो इसीलिए वहाँ से कंपेरिजन करते हुए हम लोगों ने बेंगलोर को क्या बोलते हैं? भारत का
ये सिलिकॉन वैली कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बेंगलोर के अंदर। इसके अलावा कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है कर्नाटक के अंदर BS येदियुरप्पा। येदियुरप्पा जो है वो चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। इसके अलावा राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है अभी वर्तमान में वाजूभाई वाला। वाजूभाई वाला जो है वो अभी राज्यपाल है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है। BS येदियुरप्पा जो है उसमें मुख्यमंत्री है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल वहाँ पर कितनी सीटें हैं विधानसभा की अगर बात करूँ तो 224 सीट्स जो है विधानसभा की कर्नाटक के अंदर टोटल विधानसभा सीट जो है वो इतनी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करूँ तो लोकसभा और राज्यसभा की कितनी है? तो लोकसभा जो है वो 28 सीट्स है वहाँ पर। ठीक है। तो ये ध्यान रखना 224 जो है उसकी और लोकसभा की 28 और राज्यसभा की अगर बात करें तो 12 सीट्स जो है वो राज्यसभा की है कर्नाटक की। क्लियर है? तो ये तमाम चीज़ें कर्नाटक के बारे में बात पता होनी चाहिए आपको। इसके अलावा जो है बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर और नागरहोल नेशनल पार्क जो है वेरी वेरी फेमस है कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर क्या क्या है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा नागरहोल या नगरहोल जो है, नगरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर नेशनल पार्क दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें कर्नाटक के अंदर तो कर्नाटक के अंदर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है गरसोपा जलप्रपात। ठीक है। कौन सा जलप्रपात है? गरसोपा जलप्रपात जो है वो भी लोकेटेड है। कौन सा है? गरसोपा जलप्रपात। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है इसको। महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात दोनों एक ही बात है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो नागरहोल और बांदीपुर दो आपके नेशनल पार्क्स है। इसके अलावा गरसोपा जो है और महात्मा गांधी जलप्रपात जो है वो वहाँ पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो ये आपको थोड़ी सी आइडिया होनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर कर्नाटक के अंदर बात करें तो कर्नाटक के अंदर कुरग जो है, कर्नाटक के अंदर जो कुरग है, ये कुरग जो है कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारत की कॉफ़ी कैपिटल कहा जाता है कुरग को। क्या कहा जाता है? भारत की कॉफ़ी कैपिटल कहा जाता है। ठीक है। भारत में दो प्रकार की कॉफ़ी होती है, अरेबिका और रोबस्टा। एक होती है अरेबिका प्रकार की और दूसरी होती है रोबस्टा। तो दोनों ही प्रकार की कॉफ़ी जो है भारत उगाता है, अरेबिका भी और रोबस्टा भी। वर्ल्ड फेमस दोनों प्रकार की कॉफ़ी जो है वो भारत के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अरेबिका एंड रोबस्टा। और कुरग को क्या कहा जाता है? भारत का कॉफ़ी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग तो कर्नाटक के अंदर ही कर्नाटक के अंदर जो है कुरग हो गया। इसके अलावा आपकी ये जो चीज़ें मैंने बताई है विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करनी है। गवर्नर बता दिया आपको, अभी CM कौन है वो बात हो गया, सिलिकॉन वैली के बारे में बता दिया है। तो ये तमाम क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप आगे वाले एग्जाम्स दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हर पर्सन जो है हर क्वेश्चन का अपने आप में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेन क्वेश्चन क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? हुबली स्टेशन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए एकदम क्लियरली, राइट। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% जो है आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कौन सी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि युवाओं को 75% जो है आरक्षण देगी प्राइवेट नौकरियों में? ठीक है, प्राइवेट जॉब्स के अंदर। तो ये अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान जो है वो अभी तक गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर है, प्राइवेट नौकरियों के अंदर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ना ही कोई संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा मामला है। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है। हरियाणा सरकार ने जो है, उसके उप मुख्यमंत्री है डेप्यूटी CM दुष्यंत चौटाला जी ने डिसीजन लिया है कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं उसमें युवाओं को 75% आरक्षण मिलेगा। आपका हरियाणा जो है वो दिल्ली के आसपास सटा हुआ एक क्षेत्र है, जिसमें काफ़ी एरिया जो है दिल्ली को 3 तरफ से हरियाणा ने घेरा हुआ है, तो काफ़ी डेवलप्ड है जो आसपास का क्षेत्र है। उसमें कई उद्योग लगे हुए हैं, जैसे मारुति हो गया, इसके अलावा होंडा हो गया, इसके अलावा और भी कई जो है उद्योग इसके अंदर लगे हुए हैं। गुड़गांव हो गया, इसके अलावा रेवाड़ी हो गया, भिवाड़ी हो गया, ये क्षेत्र जो है इसमें काफ़ी उद्योग है। तो वहाँ पर जो राज्य के जो बच्चे हैं उनको 75% जो है नौकरियों का प्रावधान, या राज्य के लोगों को 75% उन प्राइवेट कंपनियों के अंदर प्राइवेट नौकरियों में
हिस्सेदारी होनी चाहिए, आरक्षण होना चाहिए, ऐसी बात कही गई है। देखते हैं इसका क्या रहता है, कितने ये इम्पैक्टेड होता है या इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है या किस प्रकार से किया जाता है, ये तमाम चीज़ें आगे आने वाले समय में देखने वाली बात है। इसके अलावा किसके द्वारा डेप्यूटी सीएम है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी, सीएम कौन है, मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है। इसके अलावा हरियाणा के जो है राज्यपाल कौन है, सत्यदेव नारायण, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य जो है ये है हरियाणा के राज्यपाल। तो ये आपको कुछ एक चीज़ें इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि डेप्यूटी सीएम या उप मुख्यमंत्री या उप प्रधानमंत्री नाम का हमारे संविधान के अकॉर्डिंग कोई भी पोस्ट नहीं है, ये सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। और कैबिनेट मंत्री जो है उसको थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए हम लोग उसके नाम के आगे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री ऐसा लगा देते हैं। बाकी ऐसा कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं है, प्रधानमंत्री होता है, बात खत्म, बाकी मंत्री होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा डाउट रहता है कि उप प्रधानमंत्री जो है, प्रधानमंत्री बाहर जाएगा तो उप प्रधानमंत्री संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि घर की रखवाली करनी है, एक चला गया तो पीछे जो है डंडा लेके खड़ा हो जाएगा दूसरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेप्यूटी पीएम और डेप्यूटी सीएम नाम का ऐसा कोई भी प्रावधान हमारे संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। क्लियर है क्वेश्चन आपको? तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे? वो मनाया जाता है 8 जून को। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 8 जून 2009 से। कब से मना रहे हैं हम लोग? 8 जून 2009 जो है तब से शुरुआत हो रखी है वर्ल्ड ओशियन डे मनाने की, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड ओशियन डे जो है इस बार 2020 का थीम क्या था? 2020 जो वर्ल्ड ओशियन डे था उसके लिए थीम था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, ठीक है, सस्टेनेबल ओशियन, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन जो है ये इस बार का थीम था। इसके अलावा मेन मुद्दा क्या है वर्ल्ड ओशियन डे मनाए जाने का? तो इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को ओशियन कंजर्वेशन के बारे में, ओशियंस जो है उनके जो बारे में जागरूक किया जा सके कि ओशियंस जो है उनका संरक्षण करना हमें जरूरी है। तो वो तमाम चीज़ों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ओशियन डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ये जो 8 जून 2009 है तब से यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रतिवर्ष शुरू किया गया था। ये घोषणा कर दी गई थी 2008 में, और 2009 से जो है प्रत्येक वर्ष 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। ओशियंस की बात आ रही है तो थोड़ा सा आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि ओशियंस जो है विश्व में सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है। तो इसके लिए आपको बड़े से छोटा तक पैसा वर्ड याद रख लेना। एक पैसा में कौन है? पैसा में आपका P फॉर पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जो है वो सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। इसके अलावा अटलांटिक ओशियन जो है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा ओशियन आता है आपका अटलांटिक ओशियन, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंडियन ओशियन, और चौथे नंबर पे आता है आपका सदर्न ओशियन, दक्षिण महासागर, ठीक है। और पांचवें नंबर पे आता है आपका आर्कटिक ओशियन। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन जो है वो त्रिभुजाकार आकृति के अंदर है, सबसे बड़ा ओशियन है। अटलांटिक जो है वो एस शेप के अंदर जो है दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा अटलांटिक महासागर है। इंडियन ओशियन की अगर हम लोग बात करें तो एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर है, भारत के नाम से, इंडिया के नाम से इंडियन ओशियन है ये। उसके बाद दक्षिण महासागर और आर्कटिक ओशियन, ये ओशियंस के बारे में आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज़? तो ये 8 जून ध्यान रखना है वर्ल्ड ओशियन डे, राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो कौन सा है ऐसा जो फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो वो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, मणिपुर है, झारखंड है या फिर केरला है? बताइए कौन सा राज्य है जो फ्री इंटरनेट देने वाला पहला राज्य बना। इसके साथ साथ इस राज्य ने जो है इंटरनेट को मौलिक अधिकार माना है नागरिकों का, कि इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है सिटीजन्स का, नागरिकों का। ये बात भी उसने मानने वाला, या इस बात को भी जो है उस राज्य ने पहली बार शामिल किया है, एक तरह से माना है। तो वो केरल राज्य है जिसने शुरू किया है। और गरीबी रेखा से जो लोग नीचे रहने वाले, गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, उनको फ्री इंटरनेट देगा। उसके लिए एक केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क जो है ये बनाया जा रहा है। केएफओन, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। इसके थ्रू जो है गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। इसके लिए जो है 1500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। एक स्कीम है इसके तहत 1500 करोड़ रुपए का
टोटल कॉस्ट आएगा। तो केरल ऐसा कर रहा है। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकार, फ्री इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में देखने वाला भी राज्य कौन सा है, तो केरला राज्य है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो किस पर काम करता है, कौन से सिद्धांत पर काम करता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR पर काम करता है आपका फाइबर ऑप्टिक्स। किस पर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR पर काम करता है। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण न्यूज थी कि अभी अभी जो है भारत ने चेन्नई से लेकर अंडमान निकोबार अंडर सी एक ऑप्टिकल फाइबर केबल दबाया है। ठीक है, तो कौन कौन से के बीच में दबाया, ये आपसे पूछा जा सकता है। लगभग 2300 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया जो है डिस्टेंस कवर करके चेन्नई से लेकर अंडमान एंड निकोबार में भी जो है इंटरनेट सुविधा दी जा सके प्रॉपर। तो उसके लिए जो है अंडर सी मतलब समुद्र के अंदर से जो है आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर से जो है एक फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है बिछाया गया है चेन्नई से अंडमान निकोबार के बीच में भारत के द्वारा। तो ये भी आपको इसके अंदर साथ में ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें। इसके अलावा केरल की बात आ रही थी, तो केरल के बारे में आपको थोड़ा सा और आइडिया होना चाहिए। केरल जो है, इसके अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन जो है वो है मुख्यमंत्री वहाँ पर। इसके अलावा अगर बात करें गवर्नर की, राज्यपाल कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद। ठीक है, आरिफ मोहम्मद जी जो है वो वहाँ पर राज्यपाल है, ये ध्यान रखना है। केरला के अंदर पिनरई विजयन जो है वो कौन है? वो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर है, और आरिफ मोहम्मद जी जो है वो वहाँ पर राज्यपाल है। ये दो बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा केरला की राजधानी क्या है? तो त्रिवेंद्रपुरम जो है वो केरला की कैपिटल है, राजधानी है त्रिवेंद्रपुरम। इसके अलावा केरला की हाईकोर्ट कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है, कहाँ पर बैठती है? तो केरला की हाईकोर्ट कहाँ पर है? वो है आपकी एर्नाकुलम के अंदर। और एर्नाकुलम और कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हाईकोर्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो लक्षद्वीप जो है वो एर्नाकुलम हाईकोर्ट के नीचे आता है। तो केरला की हाईकोर्ट सीट कहाँ पर है? एर्नाकुलम के अंदर। और लक्षद्वीप जो है वो एर्नाकुलम हाईकोर्ट के अंडर आता है। ये तमाम चीज़ें आप याद रख लेंगे मेरे ख्याल से। तो ये इतनी आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर आपको पता लग गया है, केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? कौन व्यक्ति है इनमें से जो ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं हाल ही में? तो ये आपसे पूछा गया है। तो ट्विटर जो है उसके नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं मार्क पेसिक, जेनिम कॉडल, लुइस पर्सिवल या फिर पैट्रिक पिचेट। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। सी जो है पैट्रिक पिचेट जो है वो करेक्ट आंसर है। ये 2015 के बाद से जो है जुड़े हुए हैं ट्विटर के साथ में। और ट्विटर जो है आपको पता है आप आज के दिन जो है सबसे पॉपुलर एक तरह से ट्विटर बना हुआ है। भारत में बहुत सारे लोग जो है ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी स्थापना जो है मार्च 2006 के अंदर इसकी स्थापना हो गई थी ट्विटर की। अगर ट्विटर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हो गई थी? मार्च 2006 के अंदर। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? तो हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया में। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर है। तो ये आपको आइडिया रखना है, कैलिफोर्निया। क्लियर है? कहाँ पर है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये तमाम चीज़ें जो है ट्विटर के बारे में आपको पता हो। स्थापना 2006, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को। इसके अलावा कैलिफोर्निया जो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया के अंदर है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है? यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है। ये तमाम बातें आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ पैट्रिक पिचेट जो है पहले गूगल के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन वर्तमान में ट्विटर के नए बोर्ड चेयरमैन इनको बनाया गया। राइट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब शुरू या किस वर्ष से शुरू किया गया, या कब, हर वर्ष कब मनाया जाता है? सॉरी, ये पूछा गया है हर वर्ष कब मनाया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा डायरेक्टली पूछ लिया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है अपने आप में और आने वाले टाइम में भी रहेगा। हालांकि कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन किया गया या फिर एक तरह से पूरा का पूरा जो है व्हीकल्स सर्कुलेशन और बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह एक बार बंद हो गई, तो उसके कारण एनवायरनमेंट में एक बार सुधार आया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस चीज़ को प्रॉपरली देखा गया तो, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये जो है 5 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2020 के लिए जो है थीम था बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता जो है ये थीम था 2020 के लिए।
बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, तो ये ध्यान रखना है। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एनवायरनमेंट का जो मामला है ये 1972 से ज़्यादा समझ में आया लोगों को। 1972 में जो है पहली बार एनवायरनमेंट से संबंधित मामलों को दूर करने के लिए, एनवायरनमेंट से संबंधित चीज़ों को देखने के लिए जो है पूरे विश्व भर ने एक मीटिंग की थी। और उसके बाद ही भारत ने जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लेकर आया था। इंडियन गवर्नमेंट भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के दौरान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इंडिया का कब आया था? 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था भारत का। इसके बाद जो है आपको पता है कि 1973 के अंदर टाइगर के लिए जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। 1973 के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था 1973 के अंदर, 1973 के अंदर, ये भी ध्यान रखना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 के अंदर। इसके अलावा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो भी 1986 में हम लोग ले आए थे। उसके बाद मतलब एनवायरनमेंट के बारे में काफ़ी जागरूकता होने लगी लोगों को, और पता लगने लगा कि आप लोग जो एक तरह से बिना भी सोचे समझे और एक मिसयूज़ जो कर रहे हो संसाधनों का, उससे एनवायरनमेंट को कितना इफेक्ट हो रहा है, तो आपको कितना जुडिशियस यूज़ करने की ज़रूरत है रिसोर्सेज का। ये तमाम चीज़ें लोगों के समझ में कहीं ना कहीं आने लगी। बट स्टिल एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा इशू आज भी है। उसके बाद आपको पता है 1992 को जो है, इसके 1972 के 20 वर्ष बाद जो है 1992 के अंदर अर्थ समिट हुआ था। अर्थ समिट, एनवायरनमेंट से संबंधित अर्थ समिट कहाँ पर हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था, ब्राज़ील में। रियो डी जेनेरियो जो है ब्राज़ील के अंदर ही हुआ था ये अर्थ समिट। तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है। 1992 में अर्थ समिट कहाँ हुआ ये भी पूछा जाता है। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये ब्राज़ीलियन सिटी आपकी ब्राज़ील के अंदर, ठीक है। तो ब्राज़ील के अंदर है ये। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है। साथ में प्रोजेक्ट टाइगर वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है 1973 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया? 1972 में। 2020 का थीम बायोडाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीटेडली पूछा ही जाता है। तो आंसर क्या है? 5 जून को। क्लियर है? तो ये थे आज के क्वेश्चंस। इसके साथ जो है बाकी की पिछली क्लासेस में बार बार रिपीटेडली बोलता हूँ कि आप लोग साथ साथ जो है उनको निपटाते रहिएगा, ताकि ज़्यादा क्लासेस हो गई तो फिर आपको उनको निपटाने में दिक्कत आएगी, उनको पढ़ने में देखने में समस्या आएगी। तो अभी साथ के साथ जो है जो चीज़ें हो जाए सीरियसली लेके इनको, और करंट अफेयर प्रोग्राम के अंदर हम लोग और भी क्वेश्चंस को ऐड करते रहते हैं। और एक क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि कितने सारे और भी क्वेश्चन हम लोग शामिल करते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए जो है पढ़ना है और बी सीरियस। एग्जाम्स जो है जैसे ही लॉकडाउन खुलते हैं उसके 1-1.5 महीने के बाद एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको उस टाइम पर ज़्यादा जल्दबाजी ना करनी पड़े, इसके लिए अच्छे से प्रॉपरली तैयार करते रहिएगा इसको। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।